चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सेकंड पार्ट का है, सेकंड सेक्शन में से ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपके क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी अक्सर पूछा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हरित गृह प्रभाव व वैश्विक तापमान, इस तरह से एक शॉर्ट नोट भी आता है और कई बार इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इससे संबंधित मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब इसमें सबसे अधिक हानिकारक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, लेकिन यह वायुमंडल में पाए जाने के कारण क्या होती है कि इसकी अधिक मात्रा हमारे वायुमंडल को धीरे धीरे गर्म करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिकता से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव हो रहे हैं तथा पृथ्वी पर तापीय असंतुलन की समस्या बढ़ रही है। इसे संबंधित एक प्रभाव जो उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। उसके पश्चात आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की परिभाषा देंगे या डेफिनेशन आप देंगे। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में उसकी परिभाषा देने से पहले मैं आपको बताती हूँ ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि एक कांच का घर होता है जिसके अंतर्गत सूर्य से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित किया जाता है और उसके अंदर उस तापमान के अनुसार उसमें पौधों को रखा जाता है और उनकी वृद्धि की जाती है। इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पौधों की वृद्धि की जाती है और उसे जो सूर्य द्वारा अवशोषित ऊष्मा होती है उसके अनुकूल बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में एक कांच का घर होता है। अब कांच के घर में क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश कांच के घर पे पड़ता है तो कांच की जो दीवारें होती है और छत भी उसकी कांच की बनी होती है तो वो सूर्य के ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित होने के पश्चात उसमें उसका तापमान बढ़ जाता है और उसके पश्चात ऊपर उठने के लिए हवा के लिए ऊपर जगह नहीं रहती है और वो ऊष्मा अवशोषित करने के पश्चात उस घर में क्या होता है कि ऊष्मा की या ताप की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और जैसे जैसे ताप कम करने की या हासिल होने की दर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर खुला पर्यावरण होता है तो उसमें सूर्य से अवशोषित जितनी भी विकिरणें होती हैं वो ऊपर उठ सकती हैं, क्योंकि उनको ऊपर उठने के लिए ऊपर क्या होते हैं खाली जगह पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि अगर आप एक अपने पृथ्वी को जिस तरह से ये कांच का घर या ग्रीन हाउस माना जाता है उसी प्रकार पृथ्वी जिसमें पर्यावरण से सूर्य से आने वाली विकिरणें, जिसमें अवरक्त विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें, विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य की अलग अलग प्रकार की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है कि सूर्य कुछ किरणों को तो अवशोषित कर लेता है, जितनी भी है वो पृथ्वी का धरातल कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ को परावर्तित कर लेता है और जो कुछ अवरक्त विकिरणें होती हैं वो वायुमंडल में वापस चले जाती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी होती है जो कुछ अवरक्त विकिरणों को जाने नहीं देती है और वो पृथ्वी पर ही रह जाती है और वह उसको अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इस तापमान को बढ़ने के कारण ही उसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य कई प्रकार की गैसें होती हैं जो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है और इससे संपूर्ण पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कारण उसी कंडीशन को आप ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की परिभाषा मैं आपको
एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में आप कांच के घर का, जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, इस आधार पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की आप परिभाषा लिखिए। इस तरह से देखिए, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट में यह एक कांच का घर होता है जिसमें पेड़ पौधों को सूर्य की गर्मी से सुरक्षित रखा जाता है तथा उनकी वृद्धि की जाती है। कांच की दीवारें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं तथा ऊपर उठने की जगह न होने के कारण अंदर तापमान अधिक हो जाता है। अतः उस ग्रीन हाउस या कांच के घर के बाहर व अंदर तापांतर के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इस तरह से आप उसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो इस तरह से अगर उस कांच के घर के उदाहरण के रूप में हम अगर पूरे पृथ्वी के तापमान, जितना भी धरातल है पृथ्वी का, उसे पृथ्वी के धरातल को हम एक कांच के घर के रूप में, जितना भी आसपास का पर्यावरण है उसे एक घर के रूप में माने, और सूर्य की जो किरणें आते हैं जिसमें सभी प्रकार की विकिरणें होती हैं अलग अलग तरंग दैर्ध्य की, तो वो अवशोषित होने के पश्चात क्या होता है कि उन गैसों से अंतःक्रिया करके वो अवशोषण के कारण धरातल का तापमान बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से वो ऊपरी तापमान और नीचे के तापमान में काफ़ी अंतर हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो इस तरह से आपने कई बार डायग्राम में देखा होगा, इस तरह से एक कांच का बना हुआ घर होता है जिसके अंदर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। यहाँ से सूर्य की गर्मी इसमें आती है और इस तरह से वो अवशोषित तो हो जाता है, लेकिन वो वापस बाहर नहीं जा पाता क्योंकि ये दीवारों से टकराकर सूर्य का जो तापमान है उसी में अवशोषित हो जाता है, और इसकी गर्मी और इसके बाह्य वातावरण की जो तापांतर होता है इसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है आपके ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट अब आप एक्सप्लेन करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। कई बार आपकी अलग से शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट आप थर्ड पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। जिनको शॉर्ट में GHG भी कहा जाता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अवरक्त विकिरणों से क्रिया करने के पश्चात उनके लिए वे पारदर्शी होती हैं और वह उसको अवशोषित नहीं करती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, विभिन्न प्रकार के, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, गैसों का आवरण पाया जाता है चारों तरफ। तो अब देखिए, उसमें जो गैसें सूर्य के प्रकाश के लिए या अवरक्त विकिरणों, पराबैंगनी किरणों के लिए पारदर्शी होती है और उन्हें अवशोषित नहीं कर पाती हैं, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती हैं, और वह गैसें ग्रीन हाउस गैसें भी नहीं कहलाती हैं। ऐसी गैसें जो उन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके, वो गैसें क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस।
अब ये गैसेस कैसी होती हैं कि इन गैसेस की आणविक संरचना ही इस प्रकार की होती है कि वो उन जितने भी विकिरण होते हैं अलग अलग, जबकि कम तरंग दैर्ध्य की किरणों को अधिक अवशोषित कर लेती हैं, तो उनकी आणविक संरचना के कारण ही ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तापमान बढ़ाती हैं धरती का, और इस तरह से वो ग्रीन हाउस गैसेस, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। अब देखिए सबसे पहले होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी होती है मेथेन CH4। तीसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। चौथी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। और फिफ्थ होती है CFC, इसका अर्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके अलावा जल वाष्प, जो कि कई बार विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। वातावरण में जल वाष्प व धूल के कण भी पाए जाते हैं। इस तरह से अगर आप इसे नहीं भी बताएंगे तो आप ये पांचों गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कैसी होती हैं कि ये इनकी आणविक संरचना विभिन्न प्रकार की अन्य गैसों की संरचनाओं से अलग होती है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब देखिए ये गैसेस की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। ये आपको पहले मैंने आपको गैसेस के बारे में बता दिया है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की डेफिनेशन। ऐसी गैसें जिनकी आणविक संरचना इस प्रकार होती है कि वे सूर्य से आने वाले कम तरंग दैर्ध्य के विकिरणों, अवरक्त किरणों, जिसे कि इंफ्रारेड भी कहा जाता है, को अवशोषित कर लेती है तथा अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जिससे धरातल का तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए डेफिनेशन में आप लिखेंगे ऐसी गैसें जिनकी आणविक संरचना इस प्रकार की होती है कि वे सूर्य से आने वाली कम तरंग दैर्ध्य के विकिरणों जैसे कि अवरक्त विकिरणों आदि को अवशोषित कर लेती है और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक लेती हैं। इससे धरातल का तापमान बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। वो क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और बाकी आपको मैंने बताई है कि वो कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जलवाष्प की मात्रा भी ये कार्य करती है। इस तरह से आपके ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में एक शॉर्ट नोट भी आता है, अलग से भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये आपको पांचों ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट के या प्रभाव के क्या कारण होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अब वहाँ पर आप
जब भी इसके बारे में शॉर्ट नोट या लेख लिखने के लिए आएगा उस समय आप नेक्स्ट पॉइंट उसमें ये मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरा आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट की परिभाषा दी, तीसरी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपने लिखा, चौथा अब आपके इसमें पॉइंट आएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण होते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के 2 प्रकार के कारण होते हैं। अब देखिए 2 कारण कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानव जनित कारण या मानव द्वारा जो किए गए कृत्य होते हैं जिसके कारण इन गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ जाती है। इसलिए ये 2 कारण होते हैं, मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए लेंगे प्राकृतिक कारण। नेचुरल रीजन क्या क्या होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अब देखिए सबसे पहले आता है नेचुरल इफेक्ट में दीर्घ अवधि का प्रकाश। दीर्घ अवधि का प्रकाश यानी कि दीर्घ अवधि का प्रकाश अधिक होगा तो उसमें तापमान में क्या होगी, उससे वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सोलर वेरिएशन। सोलर वेरिएशन का अर्थ होता है कि जैसे आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में दिन बड़े लंबे होते हैं और दीर्घ अवधि का प्रकाश होता है और सर्दियों में सूर्य के तापमान की अवधि कम होती है। इस तरह से सोलर वेरिएशन के कारण भी क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है, उसमें से लावा और विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण निकलता है जिससे धरती का तापमान बहुत अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट आपके आता है कि कई प्रकार की आपके रेडियो स्टेशंस वगैरह होते हैं और इसके अलावा सोलर रेडिएशन के अलावा कि कई प्रकार के उत्पादन होते हैं। बिजली उत्पादन के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है कि पानी को इकट्ठा करना पड़ता है प्राकृतिक, और उसमें भी क्या होता है गर्म, जब सोलर प्लांट्स चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से रेडिएशन और उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपके मानव जनित कारण। मानव जनित कारण में क्या होता है, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप किए जाते हैं और जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब उसमें आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि एक होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म का अर्थ होता है जीवों के ऐसे अंश जो उनकी मृत्यु के पश्चात पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन का अर्थ होता है कि ऐसे ईंधन जो धरती में से दबे हुए पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोयला और डीजल वगैरह। ये सारे जीवाश्म ईंधन का उपयोग जब मानव द्वारा किया जाता है तो सबसे पहले है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। जीवाश्म ईंधन में आपके आएगा डीजल, पेट्रोल, कोयला। इन सब का बहुत अधिक मात्रा में जब अपन उपयोग में लेते हैं तो इससे क्या होती है, कुछ मात्रा में CO2 गैस का उत्पादन होता है। अब ये इन सब के यूज़ में लेने के पश्चात जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि धरातल का तापमान बढ़ेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। इसके अलावा मानव द्वारा, अब देखिए लकड़ी का जलाना या वन विनाश अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा कि जितने पेड़ काटे जाएंगे तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जाएगी, आपके अधिक मात्रा में बढ़ती जाएगी। क्योंकि वनों द्वारा क्या होता है कि पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया जाता है। अगर वन ही नहीं होंगे तो वो अपना भोजन भी नहीं बनाएंगे और इससे क्या होगा कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें देखिए नेक्स्ट आता है पशुपालन। मानव द्वारा पशुपालन किया जाता है। अब देखिए पशुपालन किया जाता है तो मानव जब पशुपालन करता है तो पशुओं की आंत्र में जब वो भोजन का पाचन किया जाता है तो उनके पाचन के समय
मिथेनोजन जीवाणु भी पाए जाते हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं। अब उसके जो भोजन के पाचन के पश्चात उन पशुओं के मुंह से एक दुर्गंध रूपी जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन, CH4, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, ग्रीन हाउस गैस है वो। तो उसका उत्पादन क्या होता है, पशुपालन जहाँ किया जाता है तो उन पशुओं के पाचन क्रिया में आंत्र के द्वारा क्या होता है, मीथेन गैस का उत्पादन होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और धरातल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। इसका उपयोग किस में किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग शीतलन में किया जाता है। शीतलन यानी कोल्ड स्टोरेज में, फ्रिज वगैरह में, इन सब का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एयर कंडीशन में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एरोसोल में इसका उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों को मानव अपनी गतिविधियों में और दैनिक जीवन में उपयोग में जिन उपकरणों में यूज़ में लिया जाता है, उससे क्या होता है, प्रकृति में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा बढ़ रही है। ये सारे कारण मानव जनित होते हैं। इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के दो प्रकार के कारण होते हैं, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होने के पश्चात अब इसके क्या परिणाम होते हैं। ग्रीन हाउस के परिणाम या रिजल्ट, अब इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके बाद क्या परिणाम हो सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अगर इसी तरह से लगातार धरती का तापमान बढ़ता रहा तो उससे जीव जंतु, मनुष्य और जैविक समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए परिणाम क्या होता है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। तो अब देखिए सबसे पहला भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। अब देखिए भूमंडलीय ताप में वृद्धि कैसे होती है, मैं आपको इस तरफ थोड़ा सा, आप डायग्राम की तरफ आइए। अब देखिए इस तरह से ये आपका धरातल है। अब ये देखिए यहाँ पर यह आपकी अर्थ है नीचे और ये एटमॉस्फेयर है ऊपर। ये सोलर फ्लक्सेस यानी कि सूर्य की किरणें इस पर आ रही हैं, एटमॉस्फेयर से छन के ये धरातल से टकरा रही हैं। इससे कुछ किरणें तो क्या होती हैं कि इस तरह से यहाँ पर अवशोषित हो जाती है और कुछ किरणें वापस से रिफ्लेक्टेड रे के रूप में आपको शो हो रही है डायग्राम में, तो इस तरह से वापस परावर्तित हो जाती है। और कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती हैं यानी कि कृष्णिका रेडिएशन, कुछ ऐसे विकिरण होते हैं जिन्हें पूरी की पूरी मात्रा में धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। ऐसी काली वस्तुएं जो कि सूर्य से आने वाली पूरी की पूरी मात्रा को अवशोषित कर लेती है अपने में। तो कई प्रकार की ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी आती हैं जो जिसके कारण धरातल का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जिस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो सबसे पहले भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। और ये लगातार जैसे जैसे हम वायुमंडल की विभिन्न परतों में जाते हैं तो हमेशा 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट आपके इसमें है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। अब देखिए अगर जैसे जैसे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और उसके अलावा जो पहाड़ होते हैं उन पे जो जमी हुई बर्फ है वो क्या होगी, धीरे धीरे वैश्विक तापमान के बढ़ने से पिघलना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे पिघलती जाएगी तो उससे क्या होगा कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, झीलें और नदियों में जल की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि ध्रुवों से और हिमालय पर्वत से बर्फ पिघल के नीचे की ओर आएगी। तो उससे क्या होगा कि समुद्रों में और नदियों और झीलों में जल का स्तर बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके समुद्रों का अम्लीकरण। समुद्रों का अम्लीकरण व असंतुलन। अब देखिए जैसे जैसे कि अम्ल वर्षा,
आपने सुना होगा एक वर्ड अलग से, मैं इसका एक टॉपिक है वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। तो अम्ल वर्षा के कारण, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव का एक रिजल्ट होता है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा के कारण और जैसे जैसे समुद्र में जैसे जल स्तर बढ़ेगा तो उसमें अम्लीकरण बढ़ेगा और कई प्रकार के जो शैवाल होते हैं उसमें तो उनका जैव भार कम होता जाएगा। शैवाल, कवक, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है तो शैवालों का जैव भार क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि समुद्रों के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां, जलीय जीव जंतुओं को क्या होगा, बहुत अधिक नुकसान होगा और उसमें जो पारिस्थितिक साम्य पाया जाता है उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से देखिए समुद्र में अम्लीकरण व असंतुलन बढ़ेगा। नेक्स्ट आपके आएगा मौसम व जलवायु परिवर्तन। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मौसम व जलवायु में परिवर्तन होगा। मौसम का जिस तरह से चक्र के रूप में एक के बाद एक मौसम चलते हैं उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तापमान में भी वृद्धि होगी। दोनों में वृद्धि होने से क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी और उससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि के कारण जितना भी मौसमी तापमान यानी कि जैसे कि चक्रवात आना, बाढ़ आना और सुनामी वगैरह आपने सुने होंगे, इस तरह की जो जितने भी अनियमितताएं होती हैं मौसम संबंधी वो किसके कारण होती है, वो सारी इसके कारण होती है। नेक्स्ट है आपके मौसम और जलवायु के पश्चात आता है कि वन्य जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवों पर प्रभाव, अब देखिए वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन्य जीव अधिक गर्मी के कारण क्या होते हैं, दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वहाँ पर गर्मी की संभावना अधिक रहती है और वन्य जीव अपने अनुकूल वातावरण नहीं पाने के कारण वह दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह वन्य जीवों की संख्या में भी कमी होती है और जो परिस्थिति की जो श्रृंखला चली जाती है उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और साम्य अवस्था खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपके कीटों की संख्या में वृद्धि। कीटों की संख्या में वृद्धि व संक्रमण। अब देखिए विभिन्न प्रकार के कीट जो हैं, कई कीट ऐसे होते हैं, अधिकतर जो फसलों के कीट होते हैं, फसली कीट अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर भी जीवित रहते हैं और उसी अवस्था में वो जनन अवस्था, लार्वा और प्यूपा अवस्था से वे वयस्क हो जाते हैं। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो कीटों की संख्या में वृद्धि होगी और जब कीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो वह क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार की फसलों और वनस्पतियों पर आक्रमण करेंगे और अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में फसलों में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपके हैं मीथेन में वृद्धि। मीथेन गैस की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए मीथेन गैस में वृद्धि कैसे होती है। अब जब विभिन्न प्रकार के जल स्तर बढ़ जाता है तो विभिन्न प्रकार की जीव जंतु या पेड़ पौधे जब पानी में गल जाते हैं किसी भी जलीय आवास में तो वो सड़ने लग जाते हैं और किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों के सड़ने और गलने से वहाँ पर कीचड़ से मीथेन गैस की उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सड़ने और गलने से जो गैस उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस होती है। तो इस तरह की अगर कोई भी कीटों की संख्या में वृद्धि होती है या जलीय प्राणी या वनस्पतियों की मृत्यु होती है तो उसके सड़ने और गलने के स्थान पर मीथेन गैस में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट के परिणाम निकलते हैं। तो अब आप इसके परिणामों के पश्चात हम अगला पॉइंट लेंगे, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ग्लोबल वार्मिंग तो आपका हो चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगला है कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। जब उसके कारण और विनाशक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं तो पर्यावरणविद और पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने इसको नियंत्रण करने के कुछ उपाय किए हैं। नियंत्रण या उपाय, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को या कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में कम करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब देखिए सबसे पहला है प्रति व्यक्ति ऊर्जा की
खपत में कमी करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति जितनी ऊर्जा यूज में ले रहा है उसको अपन कम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि अपन जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हमें कम मात्रा में, जितनी आपको आवश्यकता हो उसी के अनुरूप उसका यूज लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपके जीवाश्म ईंधनों में कमी। जीवाश्म ईंधनों में कमी। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, डामर, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ में लेते हैं उनमें हमें कमी करनी चाहिए। जहाँ आवश्यकता ना हो तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के स्थान पर। इस तरह से जहाँ जरूरत हो जीवाश्म ईंधन में कम से कम उसकी खपत होनी चाहिए और उसका उपयोग में कमी करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपके जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण। अब देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता है, और जब प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी बढ़ेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा और अन्य जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होती जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकें। नेक्स्ट आपके आता है भू अभियांत्रिकी। अब देखिए, जैसे ही धरातल का तापमान बढ़ता है तो हमें भू अभियांत्रिकी के संबंध में नए नए खोज करनी चाहिए और इन संभावनाओं का पता लगाना चाहिए कि किस तरह से हम अपने धरातल के तापमान को कम कर सकते हैं। इस तरह से भू अभियांत्रिकी के जितने भी सिद्धांत हैं उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार की संधि होती है। संधि जो कब की गई है, 1997 में 169 देशों ने मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार की संधि है जिसमें 169 देशों ने मिलकर इस बात पर सहमति प्रदान की कि सभी आपस में मिलकर धरती के बढ़ते हुए तापमान को कम करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे हम उसमें एक मत और एक सहमति से कार्य करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक संधि की थी जिसे कि कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल संधि, जिसमें विभिन्न जितने भी अपने वर्ल्ड में देश हैं वो उस पर एकमत होकर, क्योंकि ये ऐसा प्रभाव है जिससे वैश्विक तापमान किसी एक की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है और पर्यावरण प्रदूषित होगा तो उसमें रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधों सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए इस संधि पर सभी देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। नियम बनाए गए हैं वह उनकी पालना कड़ाई से करते हैं। अब ये देखिए, ये संधि 3 भूमंडलीय तत्वों के 3 सिद्धांतों पे आधारित है या इसके 3 बिंदु होते हैं। अब पहला होता है स्वयं विकास की प्रक्रिया। स्वयं विकास की प्रक्रिया, यानी कि पूरे देश सहमत हैं कि हमें अपना विकास स्वयं करना है, एक दूसरे पे से निर्भर नहीं करना है, लेकिन जहाँ भी एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता होगी सभी देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरा है एग्रीमेशन। एग्रीमेशन का मतलब होता है समूहीकरण या एकत्रीकरण के द्वारा इस पे हम कार्य किया जा करेंगे। और विपणन प्रक्रम, एग्रीमेशन विपणन प्रक्रम, इस तरह से तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि संयुक्त क्रियान्वयन प्रक्रम, संयुक्त क्रियान्वयन प्रक्रम। यह 3 बिंदु इस प्रोटोकॉल संधि के हैं जिसके आधार पर प्रोटोकॉल संधि विभिन्न प्रकार के देश इसमें सहमत है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण और
ग्रीन हाउस इफेक्ट के होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे इसमें पॉइंट्स डालेंगे और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके इकोलॉजी के सेकंड और थर्ड के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट नोट्स और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आप लेकर उपस्थित होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।